बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, इमरान खान साहब लेकर आए थे सुहेल अफरीदी साहब को दबाव बढ़ाने के लिए, लेकिन अब ऐसा दिखाई देता है कि सुहेल अफरीदी साहब ही दबाव में आ रहे हैं। यानी गंडापुर साहब की तरह ऐसा लगता है कि वो भी नॉर्मलाइज हो रहे हैं। गंडापुर शुरू में आए थे, बड़ी एनर्जी थी उनमें, वो बहुत सारी बातें करते थे, लेकिन उसके बाद फिर उनकी सोच बदल गई। सुहेल अफरीदी साहब ऐसा लगता है कि उसी ट्रैक पे हैं। देखें, इसकी कुछ वजूहात होती है। नंबर एक, तो जब आप हुकूमत में होते हैं तो आप कमज़ोर होते हैं, आपके हाथ पांव बंधे हुए होते हैं। हुकूमत से बाहर आप ज़्यादा मजबूत होते हैं। नंबर दो, पार्टी रहनुमाओं ने सुहेल अफरीदी का वैसे साथ नहीं दिया जैसे तवक्को की जा रही थी। नंबर तीन, सुहेल अफरीदी को नाकाम करने की कोशिशें सिर्फ पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने नहीं की, बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर भी लोग हैं, बाहर तो हैं ही, अंदर भी लोग हैं जिन्होंने कोशिश की कि सुहेल अफरीदी को नाकाम किया जाए। फिर सुहेल के पास मौका था कि वो इमरान खान की हदायत पर अमल करते और बड़े पैमाने पर स्ट्रीट मूवमेंट का आगाज़ करते, नौजवानों को अपने साथ इकट्ठा करते। लेकिन अब ऐसा लगता है कि ये मौका ज़ाया होता हुआ नज़र आ रहा है। यानी जैसे ये मौका मिल गया था ना, ये बड़ा शानदार मौका था। एक दफ़ा एनर्जी आई थी सबके अंदर और ये कहा भी गया था कि नौजवानों की एक बड़ी शानदार तंजीम बनाई जाएगी, लोगों को इकट्ठा किया जाएगा, उनको मुत्तहिद किया जाएगा और फिर एक बड़ी ताकत खड़ी होगी। तो सुहेल अफरीदी, जिन्होंने इमरान खान साहब की रिहाई के लिए तहरीक चलानी थी, अब वो अब अपनी हुकूमत की बका के लिए भी कुछ हद तक मजबूर होते जा रहे हैं और ख़बरें भी चलवाई जा रही हैं, जिनमें बहुत सारी खबरें जाली भी हैं। ऐसा नहीं है कि सारी खबरें जो हैं वो ठीक हैं। खबरें चलाई जा रही हैं कि जनाब 50 बंदे सुहेल अफरीदी से नाराज़ होकर उन्होंने कोई अलग ग्रुप बना लिया। ऐसा नहीं है। ये तादाद इक्का दुक्का 5, 7, 10 तो हो सकते हैं, इतने ज़्यादा हो नहीं सकते। वजह यह है कि यहाँ पर वोट इमरान खान को पड़ता है। ये अरकान असम्बली में से बहुत कम ऐसे हैं जिनके कोई थोड़े बहुत अपने वोट भी हैं। ज़्यादातर इमरान खान के वोट पर जीत कर आए हुए हैं। तो ये मुमकिन नहीं है कि वो इमरान खान के खिलाफ जाकर कोई फैसला कर लें। हाँ, इख्तलाफात हो सकते हैं, लेकिन ऐसी कोई बगावत वाली बात नहीं है। नाराज़गी एक अलग बात है। इस तरह तो PMLN के अंदर हर बंदा ही शहबाज शरीफ से नाराज़ है और मरीम नवाज से नाराज़ है कि वो हमारे काम नहीं करते, हमारी बात नहीं सुनती, हमें इज्जत नहीं देते। लेकिन वो हुकूमत तो नहीं गिरा रहे, कोई बगावत तो नहीं कर रहे। तो यहाँ पे बगावत का इम्कान कोई नहीं है। लेकिन अब ये ख्वाहिश है पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की, वो खबरें भी बहुत अजीब तरीके से चलवाते हैं। तो पहले तो एक इसको अलग कर लेते हैं कि सुहेल अफरीदी के पास जो मौका था और शायद अब भी है, वो उस मौके से फ़ायदा नहीं उठा रहे। अगर वो नौजवानों को अपनी ताकत बना लेते तो पार्टी भी उनके पीछे खड़ी होने पर मजबूर हो जाती है और एस्टेब्लिशमेंट भी उनसे इज्जत के साथ बात करने पर मजबूर हो जाती। लेकिन वो नौजवानों को अपनी ताकत बनाने की बजाय दीगर एक्टिविटीज़ में लग गए। अब उसकी वजह से वो जो एक पावर उनके पास थी, जो एक मौका था, ऐसा लगता है कि शायद वो ज़ाया करते चले जा रहे हैं। अभी भी बहुत देर नहीं हुई है। अगर वो इस तरफ चलेंगे तो यहां उन्हें ताकत मिलेगी और यही ताकत उन्हें टेबल के ऊपर मजबूत करेगी। सियासतदान ने एंड ऑफ द डे बात ही करनी होती है। एक बात मुझे बड़ी ज़बरदस्त लगी थी नवाज शरीफ की और मरीम नवाज की। इन लोगों ने जब इनके ऊपर बुरा वक्त चल रहा था तो इन्होंने कहा था कि मुज़ामत होगी तो मफामत होगी। यानी अगर आपने एस्टेब्लिशमेंट के साथ बैठना है और उनको अपनी शराइत के ऊपर आपने लेकर आना है तो फिर आपको सख्ती के साथ डील करना पड़ेगा, अपनी ताकत शो करनी पड़ेगी। जब आप पावर शो करते हैं और वो दीवार के साथ लगते हैं तो फिर आपके साथ बैठकर बात करते हैं, आप टेबल के ऊपर आपकी पोजीशन बेहतर होती है। अदरवाइज फिर आप सिसकते रहते हैं, आप मांगते रहते हैं और वो आपको आसरा देते रहते हैं। ट्रक की बत्ती है, उसके पीछे उन्होंने आपको लगाना है और वो फिर आप लगे रहें, आपकी मर्जी है। तो इमरान खान के खिलाफ जो भी अभी जाएगा, फिलहाल वो उसका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में मुस्तकबिल कोई नहीं है। सियासी नुक्ता नज़र से भी उसको बहुत डैमेज होगा। तो एक और खबर भी चलवाई गई कि इमरान खान सुहेल अफरीदी से नाला हैं। अच्छा, ये खबर अब चली है। इमरान खान साहब की आखिरी मुलाकात हुए भी कोई 1 महीने से ज़्यादा शायद गुजर गया। यानी अप्रैल में कहीं पे कोई मुलाकात हुई थी, ये मई का महीना भी पूरा गुजर गया। अब जाके ये खबर बाहर आ रही है कि जनाब इमरान खान सुहेल अफरीदी से नाला हैं। पाकिस्तान की जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है ना, इन्हें बयानिया बनाना आया ही नहीं। इन्हें समझ ही नहीं आई कि बयानिया बनता कैसे है, ना इनका दिमाग काम करता है। पाकिस्तान की यूथ बहुत आगे निकल गई है, नौजवान बहुत समझदार हैं। उन्हें समझ आ जाती है कि यार इमरान खान को मिलया कोई नहीं, ये खबर निकाल के चलवा रहे हैं मीडिया के ऊपर कि जनाब इमरान खान सुहेल अफरीदी से नाला हैं। तो ऐसे कैसे हो गया भाई? इमरान खान से उनकी बहन की मुलाकात करवाएं, किसी और की मुलाकात करवाएं, वो बाहर आकर बताए कि जनाब इमरान खान बहुत सख्त नाराज है सुहेल अफरीदी से और ये मामला हो गए। अगर तो ये कर सकते हैं तो ऐसे करें ना। इमरान खान से आपको पता है मुलाकातें बंद क्यों हैं? उसकी चंद वजूहात है। नंबर एक, आसिम मुनीर साहब से बर्दाश्त ही नहीं हो पा रहा कि उनके ऊपर तनकीद होती है, और वो तनकीद तभी होती है जब इमरान खान साहब से जेल में कोई मिलता है।
तो आसिम मुनीर साहब की बर्दाश्त खत्म हो गई है और वो थक गए हैं, हार गए इमरान खान के सामने कि इमरान खान का मुकाबला नहीं किया जा सकता। तो अब उन्होंने अपना एक फस्तायत अपना ली है कि मैं मिलने नहीं दूंगा। गैर कानूनी गैर आईनी हथकंडे अब शुरू हो गए। वैसे शुरू से ये चलते हैं, हमेशा पाकिस्तान में यही किया। पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने, जर्नैलों ने ताकत के बलबूते भी किया जो किया। तो ये कुछ मुख्तलिफ नहीं कर रहे, इनसे पहले वाले भी यही करते थे, ये भी वही कर रहे हैं, लेकिन जरा शिद्दत बढ़ गई है, बहुत ज्यादा बढ़ गई है बल्कि। तो एक तो ये वजह है कि ये हो जाता है। दूसरा ये कि इमरान खान जब जेल से बात करते हैं तो बहुत मोटिवेशन मिलती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, पाकिस्तान के नौजवानों को, यूथ को, सोशल मीडिया को, वो बड़ी एनर्जी मिलती है। तो वो जेल के अंदर से कैदी नंबर 804 से जो बंदा मिलकर आता है ना, वो जो एनर्जी फेंकता है वो पूरी दुनिया में जाती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स हों या आम पाकिस्तानी ओवरसीज हों या सोशल मीडिया हो, हर तरफ उसका असर नजर आता है। ये उससे बहुत तंग थे, लिहाजा इन्होंने मुलाकातें ही बंद कर दी। अब ये कहते हैं जनाब के इमरान खान साहब ने अंदर से कोई पैगाम भेज दिया और नाराज हो गए। भाई कोई मिलेगा तो नाराज होंगे ना, ऐसे थोड़ी खबरें निकल जाती हैं। एक तो इनका दिमागी काम नहीं करता, कोई इस बात पे यकीन ही नहीं करेगा। अच्छा, जब तवज्जो आपकी इन चीज़ों पे होती है ना, तो मेन चीज़ें आपके हाथ से निकल जाती हैं। मिसाल के तौर पे पाकिस्तान में जो गर्दिशी कर्जा है इस वक्त, देखें पाकिस्तान में सरमायाकारी के बारे में लोग पूछते रहते हैं। तो मेरी तो ख्वाहिश है कि पाकिस्तान में बहुत सारी सरमायाकारी जाए, लोग पाकिस्तान में पैसा लगाएं, लोग पाकिस्तान में कारोबार करें, पाकिस्तान की मईशत चलनी चाहिए। लेकिन हालात कोई नहीं है, क्योंकि वहां पे पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने सारे इदारों को कंट्रोल किया हुआ है और जब चाहते हैं जिसका चाहते हैं बाजू मरोड़ के कारोबार तबाह कर देते हैं। अगर आपने उनके मफाद के खिलाफ या उनके मफाद के लिए आप काम नहीं कर रहे, आप उनको फायदा नहीं दे रहे, तो वो आपके साथ कुछ भी कर सकते हैं। और अपने फायदे के लिए उन्होंने देखे पाकिस्तान की क्या हालत कर दी है, तो किसी कारोबारी आदमी की वो क्या हालत करेंगे। फिर उनके नीचे छोटे छोटे बहुत सारे फिरौन बन गए हैं, जैसा कि मावराए अदालत वहां पे कत्ल कर दिया जाता है इंसानों को, बड़े पैमाने पर किया गया है। जैसा कि कोई आपके खिलाफ हो गया कारोबार में, तो वो आपके खिलाफ कोई इल्जाम लगाएगा, सीसीडी से आपको मरवा देगा, ये भी हो सकता है। जैसा कि जज को कह के आपका कारोबार छीना जा सकता है। जैसा कि किसी सहाफ़ी से आपकी लड़ाई हो गई है और वो सहाफ़ी एस्टेब्लिशमेंट का टाउट है, तो वो आपका जीना हराम कर सकता है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। आप जब तवज्जो आपकी यहाँ होती है ना, अब हालात तो चेक करें ना। सिर्फ गैस और बिजली की बद में पाकिस्तान के ऊपर जो गर्दिशी कर्जा चढ़ गया है वो 5100 अरब रुपए का है। 5100 अरब रुपए का गैस और बिजली में गर्दिशी कर्जा, ये रिकॉर्ड हो गया। फिर जो बैरूनी कर्जा पाकिस्तान ले रहा है 137 अरब डॉलर्स, ये हो गया 137 अरब डॉलर बैरूनी कर्जा। 1 अरब डॉलर के लिए ना आप IMF के पैरों में जाके गिरते हैं। 1 अरब 1.5 अरब ये आपने किस्त लेनी है तो आप IMF की मिन्नत और तरला करते हैं। 1 अरब डॉलर आपने वापस करना हो तो आपको मुसीबत पड़ जाती है। अभी आपने UAE का थोड़ा सा पैसा वापस करना था। UAE का थोड़ा सा पैसा वापस करने के लिए आप सऊदी अरब जाते हैं, वहां पे आप अपनी फौज भिजवाते हैं, आप अपने जंगी तैयारे भिजवाते हैं, आप बार बार वहां पे मुज़ाकरात करते हैं, आप मिन्नत तरला करते हैं, अपनी पूरी की पूरी पॉलिसी को तब्दील कर देते हैं, हुकूमत, कैबिनेट, पार्लियामेंट सबको बाईपास करके आप फैसले कर लेते हैं। फिर जाके आपको थोड़े से पैसे मिलते हैं जिनसे आप 2 अरब डॉलर के आपने जनाब UAE का पैसा वापस करना है। तो UAE का पैसा 2 अरब डॉलर वापस करने के लिए आपको इतने पापड़ बेलने पड़े। पाकिस्तान के ऊपर टोटल जो बैरूनी कर्जा बन गया है वो 137 अरब डॉलर्स हैं। ये मैं सिर्फ बैरूनी कर्जा बता रहा हूं, अंदरूनी कर्जे इसके अलावा हैं। मजमूई तौर पे तो थोड़ा अर्सा पहले ये फिगर आया था 97,300 अरब रुपए का, अब तो इससे भी ज़्यादा बढ़ गया होगा जिस तरह ये कर्जा लेते चले जा रहे हैं। नाज़रीन, बलूचिस्तान में लगातार दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे हैं। एस्टेब्लिशमेंट की तवज्जो इस पे है कि सुहेल अफरीदी के खिलाफ खबर चलाएं, पार्टी के अंदर किसी किस्म की बगावत करवाएं, कोई MNA इधर कर दें तो MPA उधर कर दें, तो आईनी तरमीम की तैयारियां करें, और जनाब फील्ड मार्शल को मजीद कैसे खुश रखना है, उन्हें मजीद इख्तियारात कैसे देने, वो इस चक्कर में बेचारी एस्टेब्लिशमेंट दिन रात यही काम करती है। इमरान खान की मुलाकातें कैसे रोकनी है, जजों को कैसे कंट्रोल करना है, मुखालिफ आवाज़ों को कैसे दबाना और कुचलना है, वो इन चक्करों में है। उधर बलूचिस्तान हाथ से निकलता जा रहा है। पाकिस्तान के जो समझदार पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो बार बार ये कहते हैं कि बलूचिस्तान हाथ से निकल रहा है। फजलुर रहमान ने कई मरतबा कहा कि आपका बलूचिस्तान पे कंट्रोल ही खत्म हो गया, 80% बलूचिस्तान आपके कंट्रोल में ही नहीं। लगातार दहशतगर्दी के वाकयात वहां पे हो रहे हैं, एक के बाद एक वाकया हो रहा है। नौशकी RCD की जो शाहरा है वहां पे बड़ा खौफनाक वाकया हुआ, सैकड़ों कंटेनर्स को रोक लिया गया। ये तजारत का माल लेकर जा रहे थे और इन कंटेनर्स की चेकिंग की गई। फिर 4 कंटेनर्स के तो विजुअल्स मैंने देखे जिन्हें आग लगा दी गई, और दिन दहाड़े ये हो रहा है। यानी इसके आसपास जहां पे ये कंटेनर्स जलाए गए हैं ना,
जहां पे नाकाबंदी करके इन अनासिर ने रोका है ताजरों के माल को। मेन शाहरा है ना, मेन रोड है जहां से तजारत हो रही है, वो मेन रोड ही होगा। गलियों में तो तजारत होती नहीं है, ना पहाड़ों में होती है, तो मेन शाहरा से ही आपको जाना होता है। इस मेन शाहरा के आसपास 3000 FC एहलकार तैनात हैं। जो डाटा है उसके मुताबिक ये जो रास्ता है जहां पे ये सब कुछ हुआ, इसके आसपास मकामी आबादी का ये कहना है, या मकामी अफराद हैं वो ये क्लेम करते हैं कि 3000 FC एहलकार यहां पे हैं, और ये चंद 100 लोग आते हैं और आकर सारे माहौल को यरगमाल बना लेते हैं, और जो दिल करता है मनमानी करते हैं। वहां पे उन्होंने चेकिंग करने के बाद कंटेनरों को आग लगा के करोड़ों का ताजरों का माल जला दिया उन्होंने। ये हो रहा है जनाब पाकिस्तान में। अब इसमें ना एक और खेल भी है, ये मैं आपको बता देता हूं। ये जो कंटेनर्स जले हैं ना, ये बिला वजह नहीं जले। जरा थोड़ी सी आप इंक्वायरी करें कि ये कंटेनर्स हैं किनके और ये जले क्यों हैं। सिर्फ आप चेक करें कि इनकी इंश्योरेंस कहां पे हुई थी और कितने की हुई थी, और इसके अंदर माल कौन सा बताया गया था। यहां पाकिस्तान में बड़े खांचे चल रहे हैं, सारे इन्वॉल्व हैं। मुझे मेरे एक सोर्स ने यह बताया कि जनाब यहां यह भी होता है कि आप कंटेनर यहां से गुजारेंगे, फलानी जगह के ऊपर दहशतगर्दों का अटैक होगा, आपका कंटेनर जो है उसका यह नुकसान हो जाएगा, और उसके बाद आप इंश्योरेंस ले लीजिएगा, क्लेम कर दें ज्यादा माल, डालें कम माल, या इसके अंदर रखो कुछ और, क्लेम कुछ और करो। यानी अजीबो गरीब किस्म की पाकिस्तान में गेमें हो रही, हर बंदा दिहाड़ी लगा रहा है, इदारे भी इसके अंदर मुलविस हो गए। तेल की स्मगलिंग कर करके इन्होंने पाकिस्तान का भट्टा बिठा दिया है। आप चमन बॉर्डर पे चले जाएं, जो जहान की स्मगलिंग वहां पे हो रही होती है, तुरखम बॉर्डर के ऊपर बेशुमार स्मगलिंग हो रही होती है, और है कौन वहां पे? पाकिस्तान की फौज है वहां पे, वो ड्यूटी कर रही है। स्मगलिंग रुक ही नहीं रही, किसी सूरत स्मगलिंग रुकने का नाम ही नहीं ले रही, और उससे लोग बहुत पैसा भी बनाते हैं। अब नाज़रीन, अब्राहम अकॉर्ड के हवाले से डोनाल्ड ट्रंप ने जो स्टेटमेंट दिया उसका जवाब देने के लिए भी कोई तैयार नहीं है। अभी तक ना शहबाज शरीफ ने उसका जवाब दिया, ना इसहाक डार ने उसका जवाब दिया। ख्वाजा आसिफ ने ज़ाती हैसियत में बोलकर जानबूझ के, कि मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूं, तो ज़ाती हैसियत में जवाब दिया, क्योंकि उनको पता है कि मैंने ऑफिशियल कोई जवाब दे दिया तो मुझे डांट पड़ जाएगी माजी की तरह। पहले भी उनसे ट्वीटें डिलीट करवाई गई हैं ख्वाजा आसिफ से, इसराइल के खिलाफ ट्वीट करके उनको डिलीट करनी पड़ गई, इतने बेचारों के पतले हालात हैं। तो अब वो बेचारे बोल भी नहीं सकते। इसराइल को तस्लीम करने का मामला डोनाल्ड ट्रंप ने उठा के सामने रख दिया कि जनाब इसको तस्लीम करो। तो ना तो फील्ड मार्शल का स्टेटमेंट आया, ना DGISPR का स्टेटमेंट आया, खुल के कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप को कोई जवाब देने वाला है ही नहीं। हाँ, इमरान खान था एक वजीर आजम जो डोनाल्ड ट्रंप को जवाब देता था, और सीधा जवाब देता था। मौजूदा वजीर आजम तो सिर्फ जूता पॉलिश करते हैं, और मौजूदा जो फील्ड मार्शल हैं वो लेकर चले जाते हैं ब्रीफ केस। वो ट्रंप के फेवरेट फील्ड मार्शल बने हुए हैं आजकल। नाजरीन, अब ये तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने इसके ऊपर एक एलामिया जारी कर दिया, और उन्होंने कहा जी कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से मुस्लिम ममालिक से इब्राहीमी मुआहदे पर दस्तखत के लिए मुतालबे को मुकम्मल तौर पर रद्द और उस पर इंतहाई तशवीश का इजहार करते हैं। इस मौका पर अमन मुआहदा को मशरूत करना इस जंग के पीछे इसराइली एजेंडे का वाज़ेह सबूत है। यानी डोनाल्ड ट्रंप ने मशरूत कर दिया ना जी, ये अमन मुआहदा हो रहा है, हम ये अमन मुआहदा कर लेते हैं, तुम लोग ज़रा इब्राहीमी मुआहदे के ऊपर या अब्राहम अकॉर्ड के ऊपर या इसराइल को सादे लफ्ज़ों में तस्लीम कर लो। डोनाल्ड ट्रंप की धमकी आप चेक करें, उनको जो उन्होंने तरीकाकार किया कि हम ईरान के साथ अमन मुआहदा कर लेते हैं, तुम सारे सुकून में आ जाओगे, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि तुम भी इसराइल को तस्लीम कर दो, जो कई दहाइयों से नहीं किया जा रहा। और उसके लिए डोनाल्ड ट्रंप ने हुक्म जारी कर दिया। तो सऊदी अरब ने तो अभी इनकार किया। सऊदी अरब के इनकार से पाकिस्तान जो है वो फिर फंस जाता है, क्योंकि पाकिस्तान ने तो डोनाल्ड ट्रंप को बड़ी यकीन दहानियां करवाई हुई हैं। देखें ना, पाकिस्तानी अवाम की उमंगों के खिलाफ पाकिस्तानी हुकूमत जो है ये जाकर बैठ जाती है इसराइल के साथ बोर्ड ऑफ पीस के अंदर, और उस वक्त जो टाउट है उन्होंने बड़े नारे मारे थे। उन्होंने कहा था जनाब अब तो कश्मीर भी आज़ाद हो जाएगा, अब तो हम इंडिया की ऐसी तैसी कर देंगे, अब तो पाकिस्तान इसका हिस्सा बन गया है। तो मेरा सादा सवाल यह है कि कश्मीर की आज़ादी के लिए बोर्ड ऑफ पीस में आज तक क्या हुआ? फ़लस्तीन में रोज़ाना अभी भी कत्लेआम हो रहा है, आपने उस पर क्या किया? उसके बाद इसराइल ने ईरान पे अटैक कर दिया, लबनान पे अटैक कर दिया, हज़ारों लोग शहीद कर दिए, आपने अब तक क्या किया? आपने कुछ भी नहीं किया। इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ, बल्कि उल्टा उनके मुतालबात बढ़ते चले जा रहे हैं, और हुकूमत जो है बिल्कुल चुप करके बैठी हुई है, कोई सवाल जवाब नहीं कर रही, कोई डोनाल्ड ट्रंप को जवाब देने की पोजीशन में नहीं है। इतना हौसला ही किसी के अंदर नहीं है। गुज़िश्ता रात को नाज़रीन जो झड़पें हुई हैं उनके नतीजे में जंगबंदी और अमन मुआहदे की जो कोशिशें हैं उनको नुकसान पहुंचा है। ऐसा लगता है कि कहीं सारी कोशिशों पे पानी ना फिर जाए।
कुछ डेवलपमेंट्स ऐसी हैं जो अच्छी नहीं है। यानी अगर इस तरह के मामला मज़ीद होते हैं तो फिर आप भूल जाएं कि ये जंगबंदी मुस्तकिल होगी या ईरान और अमेरिका के बीच में कोई मुआहदा हो पाएगा। देखिए, एक तो सुप्रीम लीडर का स्टेटमेंट आया, उन्होंने कहा कि ईरान ने अमेरिका को ऐसा थप्पड़ रसीद किया है कि अमेरिका को अब खित्ते में शरारतों और फौजी अड्डों के क़याम के लिए महफूज पनाहगाह हासिल नहीं होगी। हज के मौके पर अपने पैगाम में आयतुल्लाह मुश्तबा खामनई ने कहा कि अल्लाह अकबर के हथियार ने ईरानी कौम को कुव्वत और ताकत अता की है। मुस्तकबिल उम्मत इस्लामिया और नई इस्लामी तहजीब का है। तरक्की और खुशहाली के लिए इस्लामी ममालिक दोस्ती और ताउन को बढ़ाएं। फिर ईरान ने एक बड़ी जो अहम शर्त थी इस मुआहदे की, जो आबनाए हुर्मुज़ को फौरी तौर पे खोल दिया जाएगा पहले की तरह, ये अमेरिका की शर्त है जिसके बारे में दावा किया जा रहा था कि ये मनवा लिया गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्वीट के अंदर कहा कि आबनाए हुर्मुज़ मुकम्मल तौर पे खुल जाएगी, लेकिन ईरान ने वादे कर दिए। उनका स्टेटमेंट आ गया ईरान का, और ये दो टोक स्टेटमेंट है। उन्होंने कहा कि आबनाए हुर्मुज़ को किसी भी सूरत मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं बनाया जाएगा, जैसे बाजी में जोहरी मामले पर मुज़ाकरात किए गए थे। ईरान ने कहा कि अगर अमरीकी नाकाबंदी खत्म हुई तो आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने का निज़ाम ईरान के तय करदा उसूलों के तहत चलाया जाएगा। कौमी सलामती कमेटी के सरबराह इब्राहिम अजीज़ी ने अपने बयान में कहा कि आबनाए हुर्मुज़ पर ईरान की खुद मुख्तारी किसी भी मुमकिना अमन मुआहदे के लिए बुनियादी अहमियत रखती है, यानी ये हमारे कंट्रोल में रहेगा, ईरान तो ये कह रहा है। डोनाल्ड ट्रंप का जो मौक़िफ़ है वो मुख्तलिफ था। फिर अमेरिका ने एक काम किया जिससे मामला और कटाई में जाएंगे, यानी अमेरिका ने ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरागची को वीज़ा देने से इनकार कर दिया क्योंकि उन्हें जाना था सलामती कौंसल की बहस में। अब अक़वाम मुत्तहिदा जो है वो उसका दफ्तर अमेरिका में है और तमाम ममालिक को इस बात का हक़ है कि वो अक़वाम मुत्तहिदा में जाएँ और जाकर अपनी बात कहें, लेकिन वीज़ा जो है वो अमेरिका से लेना होता है। और अमेरिकन गवर्नमेंट ने वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरागची को वीज़ा देने से इनकार कर दिया। अब ये एक ऐसी डेवलपमेंट है जिस पे अमेरिका पे तनकीद भी होगी और ये नामुनासिब है। अगर कोई आपका दुश्मन भी है तो अक़वाम मुत्तहिदा में उसका उतना ही हक़ है जितना आपका हक़ है। फिर ईरान ने भी आगे से एक धमकी लगाई है और मुसल्लह अफ़वाज के तर्जुमान ने कहा कि अगर ईरान के खिलाफ किसी भी किस्म की नई जारहियत की गई तो इसका सख्त और पहले से ज़्यादा शदीद तरीन हम जवाब देंगे। दूसरी जानिब कतर से एक डेवलपमेंट आई नाज़रीन। एक तो कतर में जो ईरान के वज़ीर ख़ारजा और स्पीकर बाकर कालीबाफ ये लोग जो गए थे, तो बताया तो ये गया था कि ये उस चक्कर में गए हैं कि जो पैसा वहाँ पे फ्रीज़ है ईरान का $12 अरब, वो इनको दे दिया जाएगा। लेकिन अब खबर वहाँ से आ रही है कि वहाँ पे कुछ मुज़ाकरात हुए जिनकी तफसीलात नहीं बताई गई, क्योंकि कतर में अमेरिकन हर वक्त मौजूद रहते हैं और ये उनके वहाँ पे बहुत सारे दफातर भी हैं। तालिबान का दफ्तर भी कतर में था और वहाँ पर ही मुज़ाकरात होते थे। अब जब फाइनलाइज होंगी चीज़ें तो ये कतर का दफ्तर दोबारा खुल गया, यानी कतर के अंदर फिर से एक्टिविटी शुरू हो गई है। तो जो पैसों वाला मामला था उस पर भी कतर ने एक बात कर दी है और ये एक अहम शर्त बताई जा रही थी पूरी दुनिया के मीडिया में। कतर ने ईरान के साथ मुमकिना मुआहदे के बदले माली अदायगी से मुताल्लिक खबरों और अफवाहों को मुस्तरद कर दिया है। ईरान को माली अदायगी से मुताल्लिक गर्दिश करने वाली इतलात बेबुनियाद हैं। उनका मकसद जारी सफारती मुज़ाकरात को सबोटाज करना है। अब ना कतर का भी मौक़िफ़ आ गया, ईरान का मौक़िफ़ आपके सामने है। अमेरिका वीज़ा नहीं दे रहा, लेकिन इसके बावजूद उम्मीद की जानी चाहिए कि कुछ ना कुछ करके ये मुज़ाकरात आगे बढ़ेंगे और कोई ना कोई अमन मुआहदा हो जाएगा। इस बात की उम्मीद करनी चाहिए। अच्छा, हज के बाद सूरत हाल जो है वो मज़ीद क्लियर हो जाएगी, क्योंकि देखिए सऊदी अरब इस सारे मामले में एक बहुत बड़ा स्टेक होल्डर है। पूरी दुनिया से मुसलमान इस वक्त सऊदी अरब में मौजूद हैं। इस वक्त अगर खित्ते में कोई चिंगारी लगती है तो वहाँ सऊदी अरब के अंदर चीज़ें कंट्रोल करना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि वो मिलियंस की तादाद में मुसलमान वहाँ चले जाते हैं। बहुत बड़ी लाखों मुसलमानों की आबादी वहाँ पे जाती है हज करने के लिए। पिछले साल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे भी मौका दिया था। जितने लोगों ने इस साल हज किया है, आप सबको हज की मुबारकबाद। दुआ करें उम्मत मुस्लिमा के लिए और पाकिस्तान के लिए भी, मेरे लिए भी, और सब मुसलमानों के लिए दुआ करें। सारी दुनिया के लिए दुआ करें, दुनिया के अमन के लिए दुआ करें और आखिरत के लिए दुआ करें, इंसानियत के लिए दुआ करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबकी दुआएं कबूल फरमाए। आपकी जो दिली हाजात हैं अल्लाह ताला उनको पूरा फरमाए। अल्लाह बड़ा मेहरबान है और अल्लाह ताला बाकी सबको भी मौका दे, जो लोग नहीं जा पाए, कि वो जाएं और अल्लाह का घर देखें और वो हज की सआदत हासिल करें। तो मेरे ख्याल में जब तक ये हज का सीज़न चल रहा है तब तक सऊदी अरब किसी मामले को आगे नहीं बढ़ने देगा। हाँ, ये ज़रूर है कि हज का सीज़न ख़त्म होने के बाद जब हाजियों की बड़ी तादाद वापस चली जाएगी 20, 25, 30 दिन में, तो फिर हम इस खित्ते में अगर कोई चीज़ होनी है तो उस वक्त तक हमें इंतज़ार करना पड़ेगा।
बहरहाल अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।